स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज लास्ट वाले वीडियो से आगे हम लोग धन किरणों को पढ़ चुके थे और उसके बाद में अब थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, थॉमसन के परमाणु मॉडल में इस मॉडल के अनुसार परमाणु जो है वैद्युत उदासीन यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दूसरा चीज़ है कि परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश बराबर होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। और नंबर 4 पर है परमाणु का द्रव्यमान तथा धनावेश एक समान रूप से फैला रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ठीक वैसे ही धसे रहते हैं जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज रहते हैं। इस मॉडल को तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु 10 पावर रेज -10 मीटर त्रिज्या का एक गोला होता है। आइए देखते हैं इस मॉडल से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स। हाँ, तो जो आप मेरे सामने चित्र देख रहे हैं ये हैं जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया, जिसके अनुसार किसी भी एटम जो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है उसमें परमाणु ठीक उसी तरह से धसे रहते हैं जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, इसमें ये आप इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके चारों तरफ इन पॉजिटिव चार्ज ने इनको कवर कर रखा है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। टोटल जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं हम लोग एक और इसका आप चित्र देख सकते हैं। तो स्फेरिकल क्लाउड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज अराउंड द इलेक्ट्रॉन। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी कमी इस मॉडल में ये यही रही थी कि इन्होंने जो सब जगह जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बताया था पॉजिटिव, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ जिस तरह से बीज के चारों तरफ उसका गूदा होता है, ठीक उसी तरह से नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज था। ये चीज़ सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, इसकी सबसे बड़ी कमी थी। और इस कमी को दूर किया रदरफोर्ड ने। मिस्टर रदरफोर्ड, जिन्हें आप चेहरे से पहचानिए इस चित्र के माध्यम से, तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा कणों की बमबारी की। बहुत ही पतले पत्र जिसमें उन्होंने सोने का यानी AU का प्रयोग किया था और किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व से आने वाली अल्फा किरणों को बड़े बहुत ही महीन स्वर्ण पत्र की पत्ती के ऊपर उन्होंने गिराया और उस पर गिराने पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट देखा। तो इस तरह का कुछ चीज़ उनको दिखाई दिया कि वहाँ पर देखने में ये आया कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके अल्फा कण थे वो अपने रास्ते पर वापस हुए। जैसे आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे कण अपने उस जो अलग अलग एंगल से डिफ्लेक्टेड हुए, विक्षेपित हुए। ज़्यादातर जो अल्फा कण थे वो सीधे चले गए, जिनको अल्फा रेस कह रहे हैं, वो ज़्यादातर कैसे गए, सीधे चले गए। तो यहाँ पर जो रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने इस चीज़ को नोट करने के लिए एक कैमरा भी लगा रखा था जो इन सब चीज़ों को नोट कर रहा था। तो आइए अब इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे और इसके आधार पर उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, क्योंकि इसमें अब ये एक बिल्कुल नया खोज थी, बिल्कुल एक अलग, जो बिल्कुल थॉमसन के अपोजिट था। और क्योंकि इसमें नाभिक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बताया गया था, और क्योंकि नाभिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा कण पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का बल भी यहाँ पर एक्टिव हुआ, उसको भी व्याख्या यहाँ पर की गई। और अलग अलग एंगल से अलग अलग कण कण जो थे वो डिफ्लेक्टेड हुए, विक्षेपित हुए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो कण जितने पास से होकर नाभिक के आ रहा है वो उतना ज़्यादा एंगल से रिफ्लेक्टेड हो रहा है, यानी जो कण जितना पास से होकर गुजरेगा उस पर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। दूर से गुजरने वाला पार्टिकल कण आपका सीधा चला गया। तो इन्हीं चीज़ों को बेस बनाकर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो आइए देखते हैं। तो इससे ऊपर आपने ये टॉमसन का मॉडल देखा था, उसके बाद अब रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से निर्मित अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण धातु, और कितना लिया था, उसकी जो मोटाई थी वो ली थी 10⁻⁻7 10⁻⁻7 इतना मीटर की ली। और इसके पत्र पर की तथा प्रतिदीप्तिशील पर्दे पर उत्पन्न होने वाली चमक को गिनने यानी रिकॉर्ड करने के लिए पसुर गणित्र का प्रयोग वहाँ पर किया। काउंटर मशीन लगा के रखी जिसके द्वारा उन कणों को गिना जा सके। प्रयोग द्वारा जो प्रेक्षण प्राप्त हुई उसमें कौन सा था, सबसे पहला जैसे आपके सामने कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से होकर सीधी रेखा में चले जाते हैं, जैसे अभी आपको चित्र के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया था। और दूसरा है कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विभिन्न कोणों पर विक्षेपित हुए, जो आपने देखा।
बहुत ही कम अल्फा कण ऐसे थे वो अपने मार्ग पर वापस लौटा, क्योंकि वो स्पेस बहुत कम था। बहुत सूक्ष्म स्थान में नाभिक केंद्रित होता है, धनावेश होता है, इसलिए अपने मार्ग पर लौटने वाले कणों की संख्या सबसे कम देखी गई। इसके बेसिस पे क्या निष्कर्ष निकाले गए, ये सभी आपको नोट करने हैं। तो इसमें वैसे तो काफ़ी है, लेकिन 9th क्लास के स्टैंडर्ड पे ये चीज़ें जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो उसमें नंबर पहला पॉइंट है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। सेकंड में, परमाणु का धनावेश एक अति सूक्ष्म भाग में केंद्रित होता है, जिसे आप नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। और थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे, अल्फा कण धनावेश तथा नाभिक के धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम के अनुसार कार्य करता है। आइए थोड़ा सा कूलाम के नियम के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर भी नोट नहीं करिएगा, ये आपके फ्यूचर में काम आएगा, कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर दो चार्जेस एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, मान के चलिए एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तो इनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल लग सकते हैं, दोनों टाइप के फोर्सेस लग सकते हैं। वो कब कब लगते हैं, अगर दोनों चार्जेस समान हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो समान आवेशों के बीच में रिपल्शन काम करता है, यानी प्रतिकर्षण लगेगा। और एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, यानी आकर्षण बल लगेगा। आइए अब देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इसमें आप ये चीज़ें नोट करिए। इस मॉडल के अनुसार पहला पॉइंट, परमाणु का समस्त धनावेश एक अति सूक्ष्म भाग यानी स्थान में संकेंद्रित रहता है, जिसे आप नाभिक कहते हैं। इसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। सेकंड है, परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जिसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर कोटि की होती है। नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों का समस्त धनावेश नाभिक के ऊपर उपस्थित कुल धनावेश के बराबर होता है, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये वाली बात तो थॉमसन ने भी कहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अलग फैक्टर है वो नंबर 1 वाला है इसमें, तो आप इसको नोट कीजिए। फोर्थ में आते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते, ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। ये बात रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन की। पांचवा पॉइंट है, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल को इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अवकेंद्र बल को संतुलित करता है, क्योंकि नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके बीच में नाभिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इसको उनके बीच में लगने वाला अवकेंद्र बल यानी सेंट्रिपेटल फोर्स इसको बैलेंस करेगा। इस मॉडल के अंदर भी कमियां थी, और इस कमी में पहली कमी ये थी कि ये मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। कमी ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमते समय एनर्जी को रेडिएट करेगा और ऊर्जा का उत्सर्जन करते करते उसकी एनर्जी एक समय पे आके ख़त्म हो जाएगी, और लास्ट में उसकी त्रिज्या कम होती जानी चाहिए, और लास्ट में एट लास्ट वो नाभिक में गिरकर समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ को, इस फैक्ट को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये कमी उनकी शामिल है। दूसरा था, यह मॉडल हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये जो ड्रॉबैक्स है इनको दूर किया नील्स बोर ने, और नील्स बोर के का जो परमाणु मॉडल है वो आपके सामने। इन कमियों को दूर करते हुए नील्स बोर ने नाभिकीय कमियों को दूर किया और एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, इसको उन्हीं के नाम से नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसमें परिकल्पना दी गई, हाइपोथेसिस दिए गए, और उनमें पहला जो हाइपोथेसिस आपके सामने है, स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले जो एनर्जी की स्टेबिलिटी की बात आ रही थी वो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहा है तो घूमते समय वो किसी प्रकार का कोई रेडिएशन नहीं करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो यहाँ पर स्थायित्व की बात उन्होंने यहाँ से क्लियर कर दिया। सेकंड पे आइए, नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में वृत्तिगति करेंगे, और इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं, स्टेबल ऑर्बिट्स। थर्ड में देखें, इन कक्षाओं को कोणीय संवेग को हम लोग जे से दिखाते हैं, और जे बराबर h/2 का एक पूर्ण गुणज होगा। वैसे तो आप लोग इसको फिजिक्स में पढ़ोगे I/ओमेगा के रूप में आगे वाली क्लास में, जब आप 11th में आएंगे तो वहाँ पर आपको जे मिलेगा। ठीक है, इसे आपको कोणीय संवेग कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है, जहाँ पर h आपका प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक कहलाता है। इसका मान भी ध्यान रखिएगा, 6.63 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से किसी निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा में जाएगा तो वो एनर्जी को अवशोषित करेगा। तो ये उत्सर्जन की बात उन्होंने यहाँ पर करी, ऊर्जा का अवशोषण करता है। यदि इन कक्षाओं की ऊर्जा को E1 और E2 से हम रिप्रेजेंट करें, तो E2 से E1 में जाने पर
एनर्जी का जो रेडिएशन है E2 माइनस E1 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, एच न्यू के बराबर होगा। आइए फिफ्थ पॉइंट में आते हैं। पाँचवा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कुछ निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं और इन कक्षाओं की त्रिज्या और एनर्जी निश्चित होती है। तो इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। नाभिक से प्रारंभ करके इन कक्षाओं को 1 2 3 4 आदि अंकों या KLMN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन अंकों को क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 को क्वांटम संख्या भी यहाँ पर कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए मेरे साथ में, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।